मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के बाद जिसका वेटेज सबसे ज्यादा आता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉय। इस चैप्टर से कुछ चीजें पक्की हैं, जैसे इस चैप्टर से आपको कम से कम 3 एमसीक्यूज मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर से आपको 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा 3 मार्क्स में, 3 नंबर का ये हो गया। इस चैप्टर से एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा करीब 3 या 4 मार्क्स के। इसके अलावा 1 और 2 दो आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, वो भी 1 या 2 नंबर के। सब कुछ मिला के देखेंगे, इस चैप्टर का वेटेज जो है लगभग 12 मार्क्स का है। अकेला एक चैप्टर आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में 12 नंबर एक्सप्लोर करता है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है जो टॉपिक आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आज मैं इस क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ 2024 एंड 2025 24 और 25 में पूछे गए सारे क्वेश्चन बताऊंगा, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे शॉर्ट हो, वो लॉन्ग हो या न्यूमेरिकल हो। जो क्वेश्चन पूछे गए उन सबको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपको बने रहना है और ये होगा क्लास के लास्ट में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। फालतू के टॉपिक मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूं, जो जरूरत नहीं है वो नहीं पढ़ रहे हैं, जो जरूरत है उसकी बात करेंगे। उसके बाद वो सारे क्वेश्चन जो PYQs है और खासकर 2024 में और 2025 में पूछे गए उसकी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं क्लास में, जहां पर सबसे पहला जरूरी है इंट्रोडक्शन की। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट बेसिकली डिपेंड है थ्योरी ऑफ जेएम कीन्स वो, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, इसको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, नाम से जानते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1936 में, he wrote a book 1936, the name of book is general theory of interest employment interest and money। एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इस बुक का नाम था, जिसको 1936 में पब्लिश किया गया था और ये पब्लिश हुआ था 1929 में आने हुए ग्रेट डिप्लेशन के कारण। इस ग्रेट डिप्लेशन में बहुत बड़ी जो है महामंदी आई थी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था 1936 में। काफी बाद, हालांकि उस वक्त सब कुछ ओवर हो गया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आने के बाद वर्ल्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए। सो जॉन मेयर्ड कीन इनका पूरा नाम है, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था मॉडर्न इकोनॉमिक्स थ्योरी का, इसी रीजन से ही नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उनका जो की आइडिया था, अकॉर्डिंग टू द कीन्स द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव डिमांड। उन्होंने कहा किसी भी इकोनॉमी का जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट है डिपेंड करता है उस इकोनॉमी का इफेक्टिव डिमांड। एंड इफेक्टिव डिमांड वो पोजीशन होता है जहां पर इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। दैट मीन्स उन्होंने इसके साथ साथ दो कॉन्सेप्ट दिया, एग्रीगेट डिमांड का एंड एग्रीगेट सप्लाई का। उससे पहले क्लासिकल व्यू था, दैट इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि किसी भी इकोनॉमी में आपको डिमांड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डिमांड अपने आप क्रिएट होता है क्योंकि सप्लाई क्रिएट होता है। उसको क्लासिकल थ्योरी के नाम से, जिनमें सबसे बड़े प्रोफेसर थे प्रोफेसर जे बी से, और इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को तोड़ा किन्सियन ने, उन्होंने कहा डिमांड क्रिएट सप्लाई, सप्लाई से डिमांड नहीं, डिमांड से सप्लाई चेंजेस होता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के लिए इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कीन्स द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय इफेक्टिव डिमांड। नाउ वी हैव टू रीड अबाउट इफेक्टिव डिमांड। व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? Effective demand is that level of the economy where the aggregate demand and aggregate supply both are equal to each other। लोग, इकोनॉमी में रहने वाले लोग जो अपनी जरूरत करने के लिए डिमांड करते हैं और वो लोग जो सप्लाई करते हैं, दोनों जो डिमांड करते हैं, मान लो इकोनॉमी में 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं और 100 के 100 लोगों को काम मिल जाता है, दैट इज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दैट्स इफेक्टिव डिमांड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस डायग्राम। हियर इज एग्रीगेट सप्लाई, here is aggregate demand, both are equal to this point E, so this E point is known as equilibrium level, that is equilibrium level। और पूरी इकोनॉमी हमारी इसी पर डिपेंड है कि इकोनॉमी में हमेशा AD और AS एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होना चाहिए, और इसी लेवल पर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब सब लोग जो काम करना चाहते हैं सबको काम मिल रहा है। So this point producers are willing to produce exactly what is demand। ये वो पॉइंट है जहां पर जो प्रोड्यूसर है, AS है, उतना प्रोड्यूस करना है जितना करना चाहते हैं, जितना डिमांड है। That means
दिस डिटरमाइंस द इकोनॉमिक लेवल ऑफ इनकम, और इसी पॉइंट में इकोनॉमी का इकोनॉमिक लेवल डिटरमिनेट हो जाता है. सो इफ द क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमी में कि व्हाट डू इफेक्टिव डिमांड, यू कैन से दैट what is effective demand, and we have to explain by using this diagram. Okay, now according to this theory, effective demand theory, this create two components, that is aggregate demand and aggregate supply. So we have to know about the what is aggregate demand, the concept of aggregate demand. So aggregate demand refers to the total planned expenditure on final goods and services in the economy during a period of time. That means ये कहता है कि एक इकोनॉमी में रहने वाले जितने भी रेजिडेंट हैं उन सब की जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो एक्सपेंड करते हैं उनके सम टोटल को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. और द टोटल एक्सपेंडिचर आर टू टाइप्स, एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन and expenditure on investment. There are two types of expenditure done by the people of the country. So here is C, here is I. So sum total of this expenditure is known as aggregate demand. Okay. So this is also known as the total expenditure. That is aggregate demand is also reference to total demand, total expenditure of the country. As per this theory, there is the component of aggregate demand in two sector economy. अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी बात करें अदर देन गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए तो यार C प्लस I, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. बट वहीं पर हमसे पूछा गया है द कंपोनेंट इन ओपन इकोनॉमी, या कुछ भी गिवन नहीं है. सो वी कैन से दैट देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. दैट इज consumption done by the household sector, investment by the producer sector, government expenditure and expenditure done by the rest of the world. These are the component of aggregate demand. Okay, तो इन सब में एक चीज कॉमन है, all the expenditure done under the income level. So here income और expenditure के साथ हम combine करेंगे. So this one income, this is consumption expenditure, this is investment expenditure, and sum of both is equal to ADC plus I. So here क्योंकि जब भी कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा बिना टेबल को तो कंप्लीट होगा नहीं. सो यार 0, 200, 400, 600, 800 जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाता है लोगों का कंजप्शन लेवल भी हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है. इट्स लाइक दिस. ठीक, इनकम बढ़ गया तो कंजप्शन बढ़ गया. बट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा एक जैसा रहता है. सो यार इज 200, सो दिस वन इज ऑल्सो 200. So sum of both C plus I, 100 plus 200, this one is 300 and this one is 400, 500, 600, 700, 800. It increased due to increases consumption. So we have to represent that by the diagram where the known is shape of aggregate demand curve. तो इसका शेप कुछ इस तरह से होता है. This one is investment always remain constant to x-axis because there is no change in short term in investment. Other hand, consumption is increases with increase in income. This one is our income level. This is consumption. Income बढ़ता चला जाएगा, consumption बढ़ेगा. So sum total of both, this one is and this one is aggregate demand equal to C plus दोनों का total होता है. So we have to represent this by this diagram by using this table. This is known as aggregate demand curve. Okay, now the next term is aggregate supply. Aggregate supply refers to the total output or total income produced in an economy. एक इकोनॉमी में रहने वाले सारे प्रोड्यूसर जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उनका सम टोटल इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज आल्सो नोन एज द टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी. सो हियर इज इन शॉर्ट AS is always equal to Y. So we can say that one income has two parts, that is consumption and saving. In short, we can say that Y equal to C plus S. If both are equal to each other, that means here AS is also equal to C plus S. That is किसी भी इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई उस इकोनॉमी के इनकम के बराबर होता है. How can we say that? We can say that by using this diagram. That is here the income level,
इनकम का एक पार्ट कंज्यूम होता है, इनकम का कंज्यूम का जो बचता है दैट इज सेविंग. सो यार द सम ऑफ बोथ इज नोन एज एस, दैट इज सी प्लस एस. इनकम 0, 200, 400, 600, 800. This one is 1000. So here consumption 100, 200, 300, 400, 500. This one is 600. So y minus c equal to s. तो 0 minus 100 that is minus 100. This one is 0, 100, 200, 300, 400. कोई सा भी एग्जाम्पल याद करके रखना है. अगर आ जाता है तो you have to done it. Okay. Now the sum of both 100 minus 100 that is plus करेंगे 0. This one is 200. Here is 400, 600, 800. This one is 1000. So by the we proved that is income is always equal to AS. So we have to represent this one by using this diagram. यहाँ पर हो गया आपका इनकम लेवल, बिकॉज इनकम और एग्रीगेट सब दोनों इक्वल होता है. सो ये हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे इंक्रीज होता है लाइक दिस. हियर इज एएस. दैट्स क्लियर. ओके बेटा, इस डायग्राम को बनाना है. अब एएस और एडी दोनों से मिलकर बनता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, बाय यूजिंग एडी एंड एएस and by using S and I approach. So first one is AD and AS approach. According with this approach, at a level where the aggregate demand and aggregate supply both are equal to each other, this situation is known as aggregate supply. Sorry, effective demand, and this effective demand is known as the equilibrium level of the economy. How can we prove it? We can prove it by using this example. Okay, so here is income. Here is aggregate demand and this one is aggregate supply. Income is 0, 200, 400, 600, 800. This one is 1000. और इनकम इसे बढ़ता चला जाता है. This one is 300, 400, 500, 600, 700, 800. और इनकम के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ता चला जाता है. 0, 200, 400, 600, 800. This one is 1000. So at an income of 600, both aggregate demand and aggregate supply are equal to each other. So this situation is known as equilibrium level of output. Here is aggregate supply and here is aggregate demand. Both are equal to each other at this point of E. So this E is known as equilibrium level. Equilibrium income level, because here is aggregate demand is aggregate supply. So this one is full employment. यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है और इकोनॉमी सबसे अच्छी पोजीशन में होती है इस पोजीशन पे. लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होता है. व्हाट हैपन विद बोथ आर नॉट इक्वल टू फर्स्ट पोजीशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन एगेस, दैट इज नोन एज एक्सेस डिमांड एंड इट्स इंक्रीज द इनकम लेवल ऑफ द इकोनॉमी. सो अदर हैंड व्हेन एडी इज लेस देन एएस, डेफिशिएंट डिमांड, दैट मींस इनकम लेवल फॉल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड. देन सो यहाँ पर दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है. दूसरा अप्रोच होता है एस एंड आई. हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछे जाते. क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं भी बताता हूं आपको. यहाँ पर होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ईच अदर, दैट इज एस इक्वल टू आई अप्रोच. इफ वी नो दैट इफ देयर इज एडी इज इक्वल टू एएस ऑफ द इकोनॉमी, सो इट हैज टू पार्ट, सी प्लस आई, एंड एएस इज आल्सो टू पार्ट, सी प्लस एस. दो सी एंड सी बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से दैट इफ एएस इज AD equal to each other, at that point investment and saving are also equal to each other. ठीक है, दोनों ही. अगर हमारा सेविंग ज्यादा होता है तो इनकम फॉल होता है, दैट इज डिफिशिएंट डिमांड. एंड अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, इनकम राइज होता है, दैट इज एक्सेस डिमांड. दोज आर क्रिएट सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम एज लाइक द AD and AS. Okay, this is the second. Now we have to know about the consumption function, very important topic. Consumption function. कंजप्शन फंक्शन shows the relationship between the consumption and income. ये बताता है कंजप्शन और इनकम में क्या रिलेशन है by using this formula, that is C equal to A plus BY. Here is C equal to A plus BY. A means also we can say that C bar, and here is A is C bar और A both are same, that is autonomous consumption. मतलब ये बताता है इनकम कुछ ना हो तब भी हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन होता ही रहेगा. So this one is income level and this is our consumption, C equal to A plus BY. ठीक है. Here B is MPC. क्या होता है? MPC.
सी। सो इसके बीच में ये जो गैप बन रहा है यहां पर, ये गैप हमारा सी बार है। क्या ये सी बार है। और इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारा कंजप्शन बढ़ता चला जाता है, दैट इज इनकम के साथ कंजप्शन डिपेंड करता है, ये बताता है बी वाई। ये हमारा ऑटोनोमस है, इनकम हो या ना हो खर्चा होता रहेगा, और ये बढ़ना हमारा बी वाई बताता है, और दोनों का टोटल होता है सी कंजप्शन। अब कंजप्शन फंक्शन से निकल के आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, that is relation between the income and the rational relationship between the income and consumption, or there are two types of propensity. First is average propensity to consume, and say that कि टोटल इनकम का टोटल कंजप्शन के साथ क्या रिलेशन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल कंजप्शन। वी कैन से दैट यार एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। इफ इकोनॉमी का इनकम लेवल 1000 है और इकोनॉमी में कंजप्शन होता है टोटल 800, सो यार एपीसी से दैट इज 800 अपॉन 1000 इक्वल टू 0.8, दैट सेज रिफ्लेक्ट 80% ऑफ इनकम आर कंज्यूम्ड। ये बताता है कि इकोनॉमी का अगर एपीसी 0.8 है, मतलब जितना इनकम हो रहा है उसका 80% कंज्यूम कर लिया जा रहा है। और इनकम कभी सेम नहीं होता है, तो इनकम चेंज होता है तो कंजप्शन में चेंज आता है। सो दैट एज अनदर थिंग एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड इट सेज दैट विद चेंज इन इनकम कंजप्शन विल आल्सो चेंज। सो एमपीसी रिफ्लेक्ट द रैशनल रिलेशनशिप बिटवीन द income, change in income and change in consumption. So we can say that if income increase from 1000 to rupees 2000, so here delta y equal to rupees 1000, 1000 से इनकम बढ़ गया। So by increase in income, consumption will also increase from 800 to 1500, and increases by delta c equal to 700. So we can say that here MPC equal to delta C 700 upon delta Y 1000, it is 0.7, मतलब बढ़े हुए इनकम का 70% कंज्यूम कर लिया जा रहा है। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो MPC कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये MPC कभी भी, सो MPC हमारा इक्वल टू 1 हो सकता है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। बट हमारा एपीसी नेवर भी 0, ये कभी 0 होता ही नहीं है क्योंकि कंजप्शन कभी 0 नहीं हो सकता। बट एपीसी हमारा मोर देन 1 हो सकता है, एपीसी में भी मोर देन 1। ये मोर देन तब होगा जब हमारा एपीएस माइनस में होगा, ठीक है। ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम, दैट इज एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई। और इसी तरह से सेविंग फंक्शन हमारा बन जाता है दैट इज एस इक्वल टू माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस 1 माइनस बी वाई, ये बन जाता है, ठीक है। अब यहां पर भी दो टाइप है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल सेविंग इज नोन एज एपीएस, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन इनकम चेंज इन सेविंग इज नोन एज एमपीएस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा इनकम रुपीज 1000 है और उसमें से हमने 200 रुपीज सेव कर लिया, सो यार एपीएस इक्वल टू 200 अपॉन 1000 इक्वल टू 0.2, राइट। एंड अदर हैंड, इफ इनकम इंक्रीजेस रुपीज 1000 टू रुपीज 2000, दैट इज डेल्टा वाई इक्वल टू 1000, एंड सो दैट द सेविंग ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस फ्रॉम 200 to 500, so here delta s equal to 300. So we can say that the MPS equal to 300 upon 1000, this one is 0.3. We can say that 30% of increased income saved, जो इनकम जो हमारा इंक्रीज हो रहा है 30% सेव हो रहा है, ठीक है। अब इसी से निकल के आता है रिलेशन। पहला रिलेशन होता है एमपीसी और एमपीएस का टोटल हमेशा 1 होता है, और ये एमसीक्यूज में आ सकता है, दे रख सकता है इफ एमपीसी इक्वल टू 0.7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीएस, बताओ। तो हियर इज अ फार्मूला ऑफ एमपीएस इक्वल टू फ्रॉम दिस वन 1 माइनस एमपीसी, दिस वन 1 माइनस 0.7, दिस इज 0.3, okay। From this
We have to know another relation, that is APC plus APS is also equal to 1. Same, if APC equal to 0.81, to find the value of APS. So here APS equal to 1 minus 0.81 equal to कितना हो गया 0.19. ये आपको याद कर रखना है, एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत काम आएगा. एक क्वेश्चन और बनता है एमसीक्यूज में, इफ वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस. ठीक है, हालांकि ये मल्टीप्लायर में आएगा तब बताता हूं मैं, अभी जरूर आ जाएगा. देखो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, एंड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते थे तो उससे इकोनॉमी का इनकम भी बढ़ जाएगा. तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. वी कैन से दैट हियर K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. मान लो इकोनॉमी में 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया, उससे 5000 का इनकम जनरेट हो रहा है. सो इधर K इज 5. दैट मीन्स वी कैन से दैट in here investment multiplier equal to change in income due to change in investment डेल्टा आई और चेंज इन इनकम डेल्टा वाई. ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कितना ज्यादा इकोनॉमी में कंजप्शन होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा. सो बिकॉज देयर K इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी और 1/एमपीएस, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द एमपीसी. एमपीसी जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर भी उतना ज्यादा होगा, एमपीसी जितना कम होगा मल्टीप्लायर भी उतना ही कम होगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दैट एमपीसी इक्वल टू 0.5, that is K equal to 1/1 minus MPC. So here 1/1 minus 0.5, this one is 1/0.5, this one is 2. पॉइंट से बढ़ेगा 0 हो गया. वहीं पर अगर MPC बढ़ जाता है, MPC equal to 0.75. So what is the value of K? So here K equal to 1/1 minus 0.75 equal to 1/0.25 equal to 100/25 इक्वल टू 4. मतलब साहब है एमपीसी जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर बताता है इकोनॉमी में कितना ज्यादा इनकम जनरेट हो रहा है. लोग जितना ज्यादा कंजप्शन करेंगे इकोनॉमी का इनकम उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा. नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. कई बार पूछा जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट एज अ सिचुएशन वेयर द ऑल द पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड एंड विलिंग टू वर्क आर गेट द वर्क. वो सारे लोग जिनको काम चाहिए, काम करना चाहते हैं, काम करने लायक है, सबको काम मिल जाता है, दैट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट. एंड इट इज अ सिचुएशन वेयर द इकोनॉमी इज AD is equal to AS. Other than under unemployment, it is a situation where the resources are employed less than the full capacity. That is a situation where is AD is less than AS. इसका मतलब ये होता है it is a situation where the desired and skillful people are not getting the work, that is increase the unemployment. When people are willing and able to work are prevailing basis cannot find job, लेकिन वो उनको कोई जॉब नहीं मिलता, उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, तीनों को याद रखिएगा. अब इन तीनों के आगे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप, डिफिसिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप. तो एक्सेस डिमांड अगर एग्जाम के हिसाब से देखूं तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है एक्सेस डिमांड पर और डिफिसिएंट डिमांड पर सबसे ज्यादा. तो हियर इज excess demand is the situation where the aggregate demand of the economy is more than the aggregate supply of the economy. जितना aggregate supply हो जाए, मान लीजिए इकोनॉमी में 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं लेकिन डिमांड जो है 120 लोगों की है, मतलब 20 पीपल हमारा एक्स्ट्रा डिमांडेड है एंड इट इंक्रीज द बेस रेट ऑफ द इकोनॉमी. एंड हियर इज the excess of aggregate demand over the aggregate supply of the employment level is known as inflationary gap. So we can say that here actual aggregate demand of the economy is more than required aggregate demand for equilibrium.
ठीक है। सो यार इन्फ्लेशनरी गैप इक्वल टू एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड माइनस रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड। जितना इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए, डिमांड अगर उससे ज्यादा होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में 120 मजदूरों की जरूरत है, 100 मजदूर काम करने के खड़े हैं, तो इन्फ्लेशनरी गैप कितना हो गया 20। और इस 20 लोगों से इकोनॉमी का बेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और इकोनॉमी जो है महंगाई के कंफ्यूजन में आ जाएगी। वी कैन से दैट यार ये है एग्रीगेट सप्लाई और इकोनॉमी का पोजीशन यहाँ होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यहाँ अगर होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा और ये हो जाए फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सब बिक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, यहाँ पर हो गया तो सप्लाई बढ़ नहीं सकता, सप्लाई हमारे इस पोजीशन पे हो गया तो नया में पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ई और ई1, दिस डिफरेंस इज नोन एज एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप एंड दिस इज इंक्रीज द प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। अब बात यह है कि हाउ क्यों होता है सर, कॉजेस क्या इसके पीछे। तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इकोनॉमी में मनी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ गई, ऐसे में इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड पीपल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं बिकॉज टैक्स कट हो रहा है। लोगों की इनकम लेवल बढ़ने से, मनी सप्लाई के बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड के बढ़ने से जब भी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सेस डिमांड, इससे इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल राइज होगा, बढ़ जाएगा। डिमांड फुल इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को चला जाएगा। शॉर्टेज ऑफ गुड्स, गुड्स की शॉर्टेज होगी क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, गुड्स है नहीं। और फॉल इन परचेजिंग पावर, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, मतलब महंगाई बढ़ती चली जाएगी, जो चीज जितने का मिलता है उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इकोनॉमी हमारी इन्फ्लेशनरी गैप में पड़ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हाउ टू करेक्ट इट, इसको मेजर करने के लिए एग्जाम में 2 या 3 ही पूछे जाते हैं। अगर हम फिस्कल मेजर की बात करते हैं, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हैज टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज द टैक्स। टैक्स बढ़ाने से और एक्सपेंडिचर के कम करने से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाता है। अदर हैंड मॉनेटरी मेजर्स यूज बाय आरबीआई, रेपो रेट को इंक्रीज करना है, सीआरआर इंक्रीज करना है, ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना है जिससे इकोनॉमी में जो है मनी का फ्लो कम हो जाए। ठीक है, इससे इसको करेक्ट किया जा सकता है। अदर हैंड डिफिसिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप, ये ठीक उसका उल्टा, इट इज अ सिचुएशन वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जहां जितना होना चाहिए उससे कम होता है, सो वी कैन से दैट इट इज द शॉर्टफॉल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई, सो वी कैन से दैट हियर डिफ्लेशनरी गैप, here deflationary gap equal to required aggregate demand minus actual aggregate demand। मतलब इकोनॉमी में 100 लोगों की जरूरत है लेकिन काम करने के लिए केवल और केवल 80 लोग अवेलेबल है। ठीक है, तो इस पोजीशन में जो 20 लोग है वो क्या हो गया, मतलब 100 लोग काम करने के लिए खड़े हैं, 80 लोगों की डिमांड है तो 20 लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, उनको काम नहीं मिलेगा। वी कैन सी दैट दिस पोजीशन हियर इज एग्रीगेट सप्लाई, दिस वन इज एग्रीगेट डिमांड। तो ये पोजीशन आइडियल पोजीशन इकोनॉमी में, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन एक्चुअल में होगा डिमांड वहां ना होगी, डिमांड यहाँ रहेगा, कम रहेगा, लोगों की इनकम कम होगी, मनी फ्लो कम हो गया, तो हमारा इकोनॉमिक पॉइंट ये बन गया y1। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस बनता है ई और ये हो गया के, तो दिस इज नोन एज डिफिसिएंट गैप एंड डिफिसिएंट डिमांड। ओके, इससे क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कम होता है क्योंकि पैसे नहीं है। फॉल इन कंजप्शन, लोगों की कंजप्शन कम हो जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कमी हो रही है, इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स बढ़ गया है, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई कम हो गया है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो गया है, ड्यू टू दिस द लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज एंड इससे इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है और इससे इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है, प्राइस लेवल कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाता है, एक्सेस कैपेसिटी, प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड है नहीं, माल बिक नहीं रहा है, इससे जो इन्वेंट्री बढ़ती चली जाएगी, इससे प्रॉफिट ऑफ द इकोनॉमी कम होता चला जाएगा और हमारी इकोनॉमी धड़ाम हो जाएगी और इकोनॉमी बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे पहुंच जाती है। हाउ टू करेक्ट इट,
इसको लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए और टैक्स को रिड्यूस करना चाहिए, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसे बचे खर्च करने के लिए। खर्चा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। मॉनेटरी मेजर्स की बात करते हैं, रेपो रेट को डिक्रीज करना चाहिए, सीआरआर को डिक्रीज करना चाहिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो है परचेज कर लेना चाहिए किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ताकि इकोनॉमी के मनी फ्लो को बढ़ जाए। तो ये था हमारा इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमें किस पर जोर देना है, आपको बेसिकली ये जो टॉपिक है, इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, एडी और एएस इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, एसएनआई अप्रोच क्या होता है, एमपीसी एपीसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं स्पेशली बताऊंगा बोर्ड क्वेश्चन वाले, मल्टीप्लायर न्यूमेरिकल्स, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, और मेजर्स टू करेक्ट, ये दो 100% आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, अब बात करें, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपके लिए 2024 और 25 के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये बात करेंगे 2025 में के एग्जाम में पूछे जाए क्वेश्चंस। हियर इज द इकोनॉमिक लेवल ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पर देखिए आपसे 4 एमसीक्यूज पूछा गया है। इसमें हालांकि इसमें 2 एमसीक्यूज ऐसे थे जो ऑप्शनल आए, 3 एमसीक्यूज हो सकता है कोई ऑप्शनल आ जाए, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, द इकोनॉमिक लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन। एक इकोनॉमी का इकोनॉमी कहाँ डिटरमाइन होता है, तो राइट ऑप्शन इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए। इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0.8 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। अगर एमपीसी 0.8 मल्टीप्लायर क्या होगा, कैलकुलेट करो, मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 इक्वल टू 1/0.2, डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 5। 5 इज हियर, ऑप्शन नंबर सी। द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड। कंजप्शन और इनकम का रिलेशन क्या बोलाता है, कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं इसको, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, ये तो था एमसीक्यूज। और इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे और 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे, हालांकि ऑप्शनल था। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शनल और करके दे रखा था। डिफाइन एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोसेस टू कंज्यूम, व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफाइन डिफ्लेशनरी गैप। ये आपसे पूछा गया था, अलग अलग सेट के क्वेश्चन से जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लॉन्ग की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक लेवल ऑफ इनकम यूजिंग एडी एंड एएस अप्रोच का यूज करते हुए आपको बताना है इकोनॉमिक लेवल, जो एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताना है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर एंड एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ करेक्ट डिफिसिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। डिफिसिएंट डिमांड को कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2024 में यहाँ पर 3 एमसीक्यूज आया था। इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, 2 सेक्टर इकोनॉमी हमेशा C प्लस I होता है। नेक्स्ट, इफ मार्जिनल प्रोसेस टू कंज्यूम एमपीसी 0.75 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर कितना होगा 1/1 माइनस 0.75 इक्वल टू 1/0.25 इक्वल टू 100/25 इक्वल टू 4। द राइट आंसर इज C। The excess aggregate demand over aggregate supply in a full employment is known as, यहाँ पर भी क्या आ गया, सेम इन्फ्लेशनरी गैप आ गया। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोसेस टू कंज्यूम, से व्हाट इज द मीन बाय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और इसके आगे वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा गया था इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0.8 देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, अभी जस्ट बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर 4 आया था। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल यूजिंग सेविंग एंड एसएनआई अप्रोच। ठीक है, हालांकि ये मैंने लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया आपको समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और एग्जैक्ट बोर्ड वाले क्वेश्चन जो है वो मैं आपको PYQs की सीरीज में बताऊंगा बहुत ही जल्दी, 1-2 दिन के अंदर बहुत सब कुछ आपको दिखने लगेगा। एमसीक्यूज अलग होगा, न्यूमेरिकल अलग होगा, मैक्रो का अलग करेंगे, आईडी का अलग करेंगे, सब कुछ आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। लेकिन पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, वन शॉट वीडियो के लिए, ताकि एग्जामिनेशन 18 मार्क्स को जो हो आपका अच्छा हो। थैंक यू एंड बाय।